Good evening, friends. Myself, Dr. Neeraj Tiwari. I am assistant professor in MANIT Bhopal, NIT Bhopal. My specialization in structural engineering. Now we will discuss what is shear force and bending moment. So we will start shear force and bending moment. Now, what is the meaning of shear force and bending moment? Any beam fails ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. कोई बीम अगर फेल होता है तो shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कंबाइंड इफेक्ट के कारण फेल होता है. सो किस तरह से फेल होता है बीम? हाउ एनी बीम फेल्स ड्यू टू shear एंड हाउ एनी बीम फेल्स ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस फेलियर ऑफ बीम ड्यू टू shear. So failure of beam due to shear is like this. If this is a beam and we apply a point load on this beam in this way. अगर हम किसी बीम पे पॉइंट लोड इस तरह से लगाते हैं और बीम का फेलियर इस तरह का होता है. If failure of beam is like this, if failure of beam is like this, then this type of failure is known as shear failure. If beam fails in this way, means if we apply a load, point load at a particular point and beam fails in this way, means one portion up and one portion down. अगर एक पोर्शन ऊपर या एक पोर्शन नीचे होता है तो उसे हम बोलते हैं कि बीम shear में फेल हुआ. नाउ फेलियर ऑफ बीम इन बेंडिंग किस तरह का होगा वो आपको बताता हूँ. इफ बीम इज लाइक दिस, if beam is like this and we apply a moment in this way, अगर हम बीम पे मोमेंट इस तरह से लगाते हैं तो डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ दिस बीम इज लाइक दिस. बीम का जो डिफ्लेक्टेड शेप है वो इस तरह का होता है. एंड फाइनली जो फेलियर ऑफ बीम है वो बीम का फेलियर कुछ इस तरह का होता है. बीम फेल्स इन दिस वे. इफ बीम फेल्स इन दिस वे, then this type of failure is known as bending failure. Okay, so this is shear failure and this is bending failure. Means we apply a moment on the beam, so beam bends in this way, beam bend होता जाता है और finally वो break हो जाता है. तो उस तरह का जो failure है उसे हम bending failure बोलते हैं. Now, what is the meaning of shear force and bending moment diagram? कि shear force bending diagram होता क्या है? सो shear force और bending diagram क्या होता है हम उसको डिस्कस करते हैं. shear force and bending moment diagram. if this is a beam, एक बीम है इस तरह का, this is a beam and load on this beam is like this. बीम के ऊपर ये कुछ लोड लगे. सो बेंडिंग डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है तो फर्स्ट वी विल हैव टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट. लेंथ ऑफ दिस बीम इज लाइक 5 मीटर. अगर इस बीम की लेंथ 5 मीटर है तो कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट, 1 मीटर पॉइंट, 2 मीटर पॉइंट, 3 मीटर पॉइंट, 4 मीटर पॉइंट एंड 5 मीटर पॉइंट. हम डिफरेंट पॉइंट्स पे बेंडिंग के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. जहाँ पे वेरिएशन होता है उन पॉइंट्स पे कैलकुलेट करते हैं. और फिर इफ बेंडिंग एट दिस पॉइंट इज दिस, बेंडिंग एट पॉइंट दिस पॉइंट इज दिस, दिस एंड दिस. दीज आर द वैल्यूज ऑफ बेंडिंग मोमेंट. सो ड्रॉ बेंडिंग डायग्राम इन दिस वे. दिस इज द बेंडिंग डायग्राम ऑफ दिस करस्पॉन्डिंग बीम. एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ. ओके, नाउ मीन्स बेंडिंग डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. कि बेंडिंग डायग्राम एक ग्राफ होता है. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है shear फोर्स एंड बेंडिंग का किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे. कैसे? shear force at this point, shear force at this point is this, shear force at this point is this, shear force at this point is this, और shear force at this point is this and shear force at this point is this. मीन्स shear force और bending moment हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो डिफरेंट पॉइंट्स पे shear force bending की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं जहाँ पे सडन चेंजेस होते हैं और फिर उनको ज्वाइन करते हैं तो हमें bending moment और shear force डायग्राम मिल जाता है.
means shear force and bending diagram is a graphical representation of shear force and bending moment at different section of the beam. Now अब हम बात करते हैं कि कितने तरह के बीम होते हैं और हमें किन का बेंडिंग शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है. बेसिकली 6 टाइप के बीम होते हैं. हम पहले उनको डिस्कस करते हैं और फिर कैसे बेंडिंग एंड शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ होगा, हाउ टू ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग डायग्राम, वो डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बीम से. सो बेसिकली देयर आर 6 टाइप ऑफ बीम. फर्स्ट इज सिंपली सपोर्टेड बीम. फर्स्ट type of beam is simply supported beam. So what is simply supported beam? If both ends of the beam are simply supported, अगर किसी बीम के दोनों एंड simply supported हों, if both ends of the beam are simply supported, then it is known as simply supported beam. Okay. Now second type of beam is overhanging beam. Overhanging beam. If both ends of the beam are simply supported but overhangs are there, beam simply supported ही हो लेकिन दोनों साइड overhangs हो तो उसे हम overhanging beam बोलते हैं. Basically this is a simply supported beam but इसका बेंडिंग डायग्राम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए मैंने उसको अलग से क्लासीफाई किया. थर्ड बीम की बात करते हैं. थर्ड टाइप ऑफ बीम इज कैंटिलीवर बीम. कैंटिलीवर बीम मीन्स इफ वन एंड ऑफ द बीम इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, अदर एंड इज फ्री, देन इट इज नोन एज कैंटिलीवर बीम. जो छज्जा होता है अपने विंडो के ऊपर जो छज्जा है वो बेसिकली कैंटिलीवर बीम है. वन एंड वॉल के अंदर फिक्स और अदर एंड फ्री, देन इट इज नोन एज कैंटिलीवर बीम. ओके. नाउ फोर्थ टाइप के बीम की बात करते हैं. फोर्थ टाइप का बीम इज फिक्स्ड बीम. इफ बोथ एंड्स ऑफ द बीम आर फिक्स्ड देन इट इज नोन एज फिक्स्ड बीम. अगर किसी बीम के दोनों एंड फिक्स्ड हों तो उसे हम फिक्स्ड बीम बोलते हैं. लाइक दिस इज ए फिक्स्ड बीम बिकॉज इस बीम का स्टील इस बीम के साथ में बंधा हुआ है, इस बीम का स्टील इस बीम के साथ में बंधा है, मीन्स बोथ एंड्स ऑफ द बीम आर फिक्स्ड. फिफ्थ टाइप के बीम की बात करते हैं. फिफ्थ टाइप का बीम मीन्स कंटिन्यूस बीम. इफ बीम हैव मोर देन 2 सपोर्ट्स, if beam have more than 2 supports then it is known as continuous beam. अगर किसी बीम के 2 या 2 से ज़्यादा सपोर्ट हो, 2 से ज़्यादा सपोर्टेड हो तो उसे हम कंटिन्यूस बीम बोलते हैं. ओके. कंटिन्यूस बीम मीन्स दिस इज कंटिन्यूस बीम बिकॉज बीम हैव मोर देन 2 सपोर्ट्स. फर्स्ट सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट एंड फोर्थ सपोर्ट. सो इफ नंबर ऑफ सपोर्ट्स आर मोर देन 2 देन इट इज नोन एज कंटिन्यूस बीम. एक लास्ट बीम की बात और करते हैं. वैसे कर्व बीम्स वगैरह भी होते हैं लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर जनरली हम 6 टाइप के बीम की बात करते हैं. तो लास्ट एक बीम और बताता हूँ, प्रॉप्ड कैंटिलीवर. 6 टाइप का बीम जो है वो है प्रॉप्ड कैंटिलीवर. इफ वन एंड ऑफ द बीम इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज सिंपली सपोर्टेड, एक एंड फिक्स्ड हो एक एंड सिंपली सपोर्टेड हो तो उस बीम को हम प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बोलते हैं. ओके. नाउ इस सेमेस्टर में हमें या अप्लाइड मैकेनिक्स में या सॉलिड मैकेनिक्स में हमें किसको शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करना है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम क्या करते हैं और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में क्या करते हैं. थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स स्ट्रक्चर पार्ट 1, स्ट्रक्चर पार्ट 2 में हम किन का शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो बेसिकली इन सॉलिड मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स वी विल ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग डायग्राम फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टाइप ऑफ बीम. हम सॉलिड मैकेनिक्स में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का बेंडिंग शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टाइप का बीम का शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं. वाई, ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टाइप ऑफ बीम आर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स टाइप ऑफ बीम आर indeterminate structure. That's why we will draw shear force and bending diagram of these 3 beam in applied mechanics or solid mechanics and shear force bending diagram for fixed beam, continuous beam and propped cantilever को टॉस में पढ़ते हैं या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पार्ट 1 में पढ़ते हैं और पार्ट 2 में पढ़ते हैं. अब बात करते हैं
कि व्हाट इज इनडिटर्मिनेसी, ऐसा क्यों होता है कि इनका हम शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम सॉलिड मैग्नेटिक्स पढ़ रहे हैं, इनका टॉस में पढ़ रहे हैं। तो बिकॉज दीज थ्री बीम्स आर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एंड दीज थ्री बीम आर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इसलिए इसको हम सॉलिड मैग्नेटिक्स में पढ़ते हैं और इसको टॉस में पढ़ते हैं। अब व्हाट इज इनडिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी क्या चीज़ होती है? बेसिकली इनडिटर्मिनेसी क्या होती है हम उसको डिस्कस करते हैं। उसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बट थोड़ा सा यहाँ भी बताता हूँ आपको। इफ नंबर ऑफ अननोन इज मोर देन अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन देन स्ट्रक्चर इज नोन एज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक, अगर नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा हो अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से तो स्ट्रक्चर को हम इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, ठीक, जैसे देखिए ये हियर नंबर ऑफ अननोन्स आर 2 एंड अवेलेबल इक्वेशन आर 3, दैट्स व्हाई this simply supported beam is a determinate structure. Overhanging beam भी same, number of unknown 2, available equation 3, that's why ये भी determinate structure है। चलिए थर्ड टाइप की बीम की बात करते हैं, फिक्स्ड बीम। मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में बोला कि फिक्स्ड एंड हैव 3 सपोर्ट कंडीशन, रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन एंड मोमेंट। फिक्स्ड एंड 3 सपोर्ट रिएक्शन प्रोवाइड करता है, 3 सपोर्ट रिएक्शंस इंड्यूस करता है, एक मोमेंट, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक वर्टिकल रिएक्शन। नंबर ऑफ अननोन 3 एंड अवेलेबल इक्वेशन भी 3, दैट्स व्हाई कैंटिलीवर बीम इज ऑल्सो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। बट हियर इन फिक्स्ड बीम नंबर ऑफ अननोन 3 + 3 6, नंबर ऑफ अननोन 6 है और अवेलेबल इक्वेशन 3 मीन्स फिक्स्ड बीम इज ए इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ऑफ 3rd डिग्री। अंडरस्टैंड वाई? बिकॉज नंबर ऑफ अननोन 3 + 3 6, यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन 3 है और इधर 3, तो टोटल नंबर ऑफ अननोन हो गए 6, अवेलेबल इक्वेशन 3, सो फिक्स्ड बीम इज ए इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ऑफ 3rd डिग्री। चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन 3 + 1 + 1 मीन्स नंबर ऑफ अननोन 5, नंबर ऑफ अननोन 5, 3 + 3 + 1 + 1 5 and available equation 3 means this beam, this continuous beam is indented structure of 2nd degree, कि ये जो indented structure continuous beam है ये 2nd degree का indented structure है। Similarly यहाँ पे number of unknown 1 2 3 4, number of unknown are 4 and available equation 3, so this beam is an indented structure of 1 degree। ये beam 1 डिग्री का indeterminate structure है। ओके चलिए प्रोबेबल कैंटिलीवर की बात और करते हैं। इन दिस प्रोबेबल कैंटिलीवर बीम नंबर ऑफ अननोन 3 एट दिस एंड एंड नंबर ऑफ अननोन 1 एट दिस एंड, सो टोटल नंबर ऑफ अननोन आर 4 एंड अगेन अवेलेबल इक्वेशन 1, सो दिस इज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ऑफ 1 डिग्री। मतलब प्रोबेबल कैंटिलीवर बीम भी 1 डिग्री का इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। अंडरस्टैंड? सो इनडिटर्मिनेसी को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। If number of unknown is more than available equilibrium equation, then structure is known as indeterminate structure. Okay? चलिए अब बात करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, वो पॉइंट्स की बात करता हूँ जिनके अंतर्गत आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो लिखते हैं पॉइंट्स अंडर विच वी विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। वो पॉइंट्स जिनके अंतर्गत आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। बिफोर फाइंडिंग आउट या बिफोर कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, फर्स्ट विल हैव टू कैलकुलेट रिएक्शन। सबसे पहला काम रिएक्शन कैलकुलेट की जाती है। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट रिएक्शन कैलकुलेशन। देन सेकेंड नंबर पे शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। शियर फोर्स कैलकुलेशन। फिर थर्ड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन एंड फाइनली शियर फोर्स अबेंडेंट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं।
ड्रॉ shear force and bending moment डायग्राम। shear force and bending डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ओके, सो ये पॉइंट्स हैं जिनके अंतर्गत हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले हम इनके साइन कन्वेंशन की बात और कर लेते हैं कि रिएक्शन के लिए क्या साइन कन्वेंशन होगा, shear force के लिए क्या साइन कन्वेंशन होगा और बेंडिंग के लिए क्या साइन कन्वेंशन होगा। तो लिखते हैं रिएक्शन के लिए साइन कन्वेंशन। बेसिकली रिएक्शन डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन के टर्म में आपको साइन कन्वेंशन बताता हूँ, फिर आगे चलेंगे। तो लिखिए साइन कन्वेंशन फॉर रिएक्शन कैलकुलेशन। साइन कन्वेंशन फॉर रिएक्शन कैलकुलेशन कि रिएक्शन के लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा। साइन कन्वेंशन फॉर रिएक्शन सो सीरियल नंबर, मैं इसको टेबुलर फॉर्म में आपको बताता हूं। सीरियल नंबर, इक्विलिब्रियम इक्वेशन एंड साइन कन्वेंशन, करस्पॉन्डिंग साइन कन्वेंशन। Sign convention. Okay, so this is first equation. So sigma h is equal to 0 or sigma fh is equal to 0. Summation of horizontal forces is equal to 0. For this equation, towards right forces is considered as positive and towards left forces is considered as negative. Okay, second equation, summation of vertical forces is equal to 0. So in this equation, for this equation, upward forces is positive and downward forces is considered as negative. अगर आप सिग्मा एफ वी इज इक्वल टू 0 यूज करते हैं तो अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव बोल देना, कंसिडर कर लेना, और डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव ले लेना। ओके, लास्ट इक्वेशन सिग्मा एम इज इक्वल टू 0. For this equation, clockwise movement is considered as positive and anti-clockwise movement is considered as negative. कि clockwise movement को positive ले लेना और anti-clockwise movement को negative ले लेना. Okay? So these are the sign convention for reaction. ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग ये साइन कन्वेंशन है। ओके, चलिए अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। shear force के लिए क्या साइन कन्वेंशन होगा। ठीक, ये बेसिकली 2 डिग्री स्ट्रक्चर के लिए है। 2 डिग्री स्ट्रक्चर या प्लेनर स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके लिए साइन कन्वेंशन है। ओके, उन्हीं के लिए ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, क्योंकि 3 डायमेंशन में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 6 हो जाती हैं। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने पुराने लेक्चर्स में, तो उसको फिर अलग तरह से देखें। अभी तो मैं आपको 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, प्लेनर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये साइन कन्वेंशन है। नाउ shear फोर्स के लिए बात करते हैं कि साइन कन्वेंशन फॉर shear फोर्स क्या होगा। मैंने फेलियर मोड से इसका साइन कन्वेंशन निकाला है, वो क्या साइन कन्वेंशन है वो आपको बताता हूँ। फेलियर मोड से कैसे साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन फॉर shear फोर्स, साइन कन्वेंशन फॉर shear फोर्स, if any beam fails in this way, राइट ब्लॉक नीचे एंड लेफ्ट ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन, मीन्स इस तरह का फेलियर हो कि राइट ब्लॉक नीचे और लेफ्ट ऊपर। ओके, इस तरह का फेलियर, देन दिस साइन कन्वेंशन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। ओके, और अगर फेलियर इस तरह का हो, इफ फेलियर ऑफ द बीम इज लाइक दिस, फेलियर ऑफ बीम इज लाइक दिस, मीन्स राइट पोर्शन अपवर्ड and left portion down, then it is considered as negative sign convention. आप अपोजिट भी ले सकते हैं, बट ये साइन कन्वेंशन फॉलो करिएगा। एक ही साइन कन्वेंशन अपन फॉलो करते हैं। ओके, कि राइट वाला ब्लॉक नीचे जाए, लेफ्ट वाला ब्लॉक ऊपर जाए, उसके लिए साइन कन्वेंशन है, वो पॉजिटिव है, और राइट ऊपर लेफ्ट नीचे तो वो नेगेटिव है। ओके, मीन्स सिर्फ एक ही चीज़ याद रखिए, राइट डाउन पॉजिटिव। देखिए, राइट डाउन पॉजिटिव तो लेफ्ट अप भी पॉजिटिव,
और अगर राइट डाउन पॉजिटिव है तो राइट अप नेगेटिव, और राइट अप नेगेटिव सो लेफ्ट डाउन भी नेगेटिव. सो यू विल रिमेंबर ओनली वन थिंग, राइट डाउन पॉजिटिव, कि राइट डाउन पॉजिटिव होता है तो ऑटोमेटिकली बाकी सब याद हो जाएगा. आया आपको समझ में? तो ये साइन कन्वेंशन मैंने शेयर फोर्स के लिए यूज़ करेंगे आप. ये मैंने साइन कन्वेंशन शेयर फोर्स के लिए बताया, उसको शेयर फोर्स में यूज़ करेंगे. ओके, शेयर फोर्स कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे. अब एक थर्ड लास्ट साइन कन्वेंशन की बात और करते हैं, वो है बेंडिंग मोमेंट के लिए. तो लिखिए साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन. साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन. साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट. साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट. इसको भी मैं फेलियर एनालिसिस से ही बताता हूँ कि फेलियर में जब हमने एनालिसिस की बात की थी कि फेल कैसे होता है बीम, तो मैंने कहा था इफ़ बीम इज़ लाइक दिस, और स्ट्रक्चर अगर इस तरह से फेल हो, इस तरह से बेंड हो, ठीक, एनी लोड और मोमेंट डिफ्लेक्ट्स द बीम, इफ एनी फोर्स और मोमेंट डिफ्लेक्ट्स द बीम इन दिस शेप. अगर कोई फोर्स और मोमेंट बीम को इस शेप में डिफ्लेक्ट कर देता है, इस शेप में डिफ्लेक्ट कर देता है, तो हम बोलते हैं कि बीम सैग कर गया. बीम सैग कर गया एंड सैगिंग मोमेंट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. अंडरस्टैंड? सिमिलरली इफ बीम इज लाइक दिस, कि ये बीम है, इफ बीम इज लाइक दिस एंड एनी फोर्स और मोमेंट डिफ्लेक्ट्स द बीम इन दिस वे, कोई फोर्स और मोमेंट बीम को इस शेप में डिफ्लेक्ट कर दे. ओके, अगर कोई फोर्स और मोमेंट बीम को इस शेप में डिफ्लेक्ट कर दे तो बोलते हैं कि बीम हॉग कर गया, और हॉगिंग मोमेंट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव. अंडरस्टैंड? हम इसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे. हालांकि कुछ बुक्स में इसके अपोजिट भी लेते हैं, लेकिन ये साइन कन्वेंशन फॉलो करिएगा. ये यूनिवर्सली एडॉप्टेड साइन कन्वेंशन है. सैगिंग को पॉजिटिव, हॉगिंग को नेगेटिव. याद रखने का तरीका बताता हूँ. इफ एनी फोर्स और मोमेंट डिफ्लेक्ट्स द बीम इन दिस शेप, इसमें आप हाथ में कुछ रख सकते हैं, वी कैन पुट एनीथिंग इन दिस, सो दिस इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. और अगर हाथ में कुछ नहीं रख सकते, दिस इज हॉगिंग मोमेंट और डिफ्लेक्टेड शेप ड्यू टू हॉगिंग, ये है, इसमें हाथ में कुछ नहीं रख पाओगे, मीन्स नेगेटिव. तो बहुत आसान है याद रखना कि हाथ में कुछ रख पा रहे हैं तो सैगिंग, और नहीं रख पा रहे तो हॉगिंग. सैगिंग मीन्स पॉजिटिव, हॉगिंग मीन्स नेगेटिव. अंडरस्टैंड? चलिए अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस साइन कन्वेंशन को यूज़ करते हुए उसको डिस्कस करते हैं. ओके, तो चलिए लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं. ड्रॉ shear force and bending moment diagram for the beam as shown in figure. इस फिगर के अंदर जो लोडिंग डायग्राम है उसका आपको shear force और बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करना है. कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको बताता हूँ. इफ बीम इज लाइक दिस, if beam is like this, this is a simply supported beam and load on this beam is this. There are 2 point loads, this is 3 kilonewton load and this is 5 kilonewton load. ये 2 लोड लगे हैं. Distance between these loads is this. Draw shear force and bending moment diagram for this beam. इस बीम का आपको shear force bending diagram ड्रॉ करना है. किस तरह से shear force bending diagram ड्रॉ किया जाता है वो आपको बता दूँ. दिस इज ए डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ये एक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक. और इसका shear force bending diagram कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको बताता हूँ, ठीक. डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन से इसकी रिएक्शन कैलकुलेट हो जाएंगे. ओके, इसीलिए इसको हम सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं. चलिए, तो बिफोर फाइंडिंग आउट shear force and bending moment, फर्स्ट वी विल हैव टू कैलकुलेट रिएक्शन. हमें सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेट करना होगी, और एक बार रिएक्शन मिल जाएंगे तो फिर हम shear force bending डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे. तो चलिए रिएक्शन कैलकुलेशन की बात करते हैं. लेट VA and VB be the vertical upward reaction at support A and B. VA और VB दो वर्टिकल अपवर्ड रिएक्शन है सपोर्ट A और सपोर्ट B पे. नाउ हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज़ करके और सॉल्व करते हैं, रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं. नाउ टेकिंग मोमेंट
about point A is equal to 0. This is our equilibrium equation. कैसे? समीशन ऑफ मोमेंट्स का किस पॉइंट के अबाउट? A के अबाउट इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन हुई. अब इसको यूज कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ. फॉर दिस इक्वेशन क्लॉकवाइज मूवमेंट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव. ओके, तो चलिए VB, देखिए अपनी वॉच को इस तरह से रखिए. VB गिव्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, मीन्स -VB इंटू 6. ठीक, दिस 5 किलोमीटर गिव्स क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो प्लस 5 into 4, okay, and this 3 kilometer gives clockwise, so plus 3 into 2 is equal to 0. So this is moment about point A. Now 26/6, okay, ये पॉजिटिव है, VB इज पॉजिटिव. पॉजिटिव मीन्स हमने रिएक्शंस को अपवर्ड एज्यूम किया था. ओके, और ये पॉजिटिव आया मीन्स एज एज्यूम्ड देयरफॉर अपवर्ड. सो एज एज्यूम्ड देयरफॉर अपवर्ड. ओके, सिमिलरली सिग्मा V इज इक्वल टू 0. सिग्मा V इज इक्वल टू 0. सो अपवर्ड फोर्सेस इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव and downward forces is considered as negative. Okay, so plus VA, ये VA upward लग रहा है, ये VB भी upward है, so plus VB -3 -5 is equal to 0. So VA is equal to plus 8 minus 4.33, so this is 3.667 kilonewton. Okay, again positive means as assumed therefore upward. Okay, so reactions हमारे पास दोनों रिएक्शन आ गई. VB is equal to 4.333 किलोन्यूटन और यहाँ पे VA is equal to 3.667 kilonewton. Okay, so these are the reactions. अब shear force कैलकुलेशन की बात करते हैं, लेकिन shear force कैलकुलेट करने के पहले, ये बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के पहले हम कुछ और बात करते हैं कि वो कैलकुलेट कैसे करते हैं. देखिए, if beam is like this, अगर बीम ये, this is a overhanging beam and load on the beam is like this and we want to find out reactions. ठीक है, तो क्या करोगे, ये A पॉइंट है, ये B है, ये C and this is D. So calculate moment about point B. This gives clockwise moment, this gives anti-clockwise and this gives anti-clockwise. इस तरह से कुछ करेंगे. ठीक, और फिर जीरो से इक्वेट करेंगे और रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे. मीन्स इन केस ऑफ रिएक्शन कैलकुलेशन वी विल कंसीडर ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बीम. ऐसा कि हम जितने फोर्स होते हैं सबको कंसीडर करते हैं. ओके, बट इन केस ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में हम बीम के एक तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं. ऐसा मान लीजिए इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट शेयर फोर्स एट दिस पॉइंट, तो इस तरफ देखिए कि इस तरफ के फोर्स क्या हो रहा है, इस तरफ के फोर्स कौन कौन से हैं. ओके, और अगर इस तरफ देखना है तो इस तरफ देख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ देखते हैं, शेयर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी. जो भी होगा वो चाहे यहाँ से कैलकुलेट करके निकालें चाहे यहाँ से कैलकुलेट करके निकालें, शेयर फोर्स की वैल्यू सेम ही रहेगी. ओके, अपन चेक करते हैं, देखते हैं कैसे. चलिए तो स्टार्ट करते हैं, एक तरफ से स्टार्ट करते हैं और कैलकुलेट करते हुए चलते हैं. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, एक तरफ से मूव करते हैं, यहाँ से मूव करते हुए चलते हैं और इधर तक ड्रॉ कर लेंगे. कैसे, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, कि बी पॉइंट पे शेयर फोर्स की क्या वैल्यू होगी. तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी क्या है, यहाँ पे खड़ा है. अब दिस इज अवर पोजीशन,
ये हमारी पोजीशन है। और साइन कन्वेंशन कौन सा फॉलो करोगे, राइट डाउन और लेफ्ट डाउन वाला। तो यहाँ पे क्या है, दिस फोर्स गिव्स राइट अप रिएक्शन दे रहा है ये। राइट अप मीन्स राइट डाउन पॉजिटिव होता है तो राइट अप नेगेटिव, मीन्स -4.333 किलो न्यूटन। अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं और यहाँ आके खड़े जाते हैं। दिस इज अवर न्यू पोजीशन, यहाँ पे खड़े हैं, ठीक। अब आप बोलोगे कि मैं यहीं पॉइंट पे क्यों खड़ा हूँ, डी के जस्ट राइट और डी के जस्ट लेफ्ट क्यों खड़े हो रहे हैं। देखिए ये फोर्स है, ये मुझे नहीं दिख रहा, इसको देखना है तो क्या करूँ, जस्ट लेफ्ट खड़े होकर देखूँ और जस्ट राइट खड़े होकर देखूँ, तभी दिखेगा। मीन्स इस फोर्स को अगर आपको कंसीडर करना है तो एक जब यहाँ खड़े होते हैं तो नहीं दिखता, यहाँ खड़े होते हैं तो दिखने लगता है। मतलब एक बार इस साइड खड़े होकर देखेंगे, एक बार इस तरफ खड़े होकर देखेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब इधर खड़े हैं, ये आपकी पोजीशन है, तो ये फोर्स नहीं दिखता, मीन्स इसको आप कंसीडर नहीं करते, ठीक। और जब यहाँ खड़े होते हैं तो वो दिखने लगता है, उसको कंसीडर करते हैं। मीन्स एट पॉइंट डी देयर आर 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ शेयर फोर्स, मीन्स सडन चेंज होता है वहाँ पे शेयर फोर्स का, इसलिए जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट खड़े होकर देखना होता है। अंडरस्टैंड। देखिए कैसे, शेयर फोर्स एट पॉइंट डी जस्ट राइट, डी पॉइंट के आप जस्ट राइट मतलब यहाँ खड़े, तो अब क्या दिख रहा है, अभी भी एक ही फोर्स दिख रहा है, वो क्या है, राइट अप। राइट अप मीन्स -4.333 किलो न्यूटन। अंडरस्टैंड। आगे चलो और अच्छे से समझ में आएगा। ये आपकी पोजीशन है, यहाँ खड़े हो जाओ, शेयर फोर्स एट पॉइंट डी जस्ट लेफ्ट, तो क्या होगा, शेयर फोर्स एट पॉइंट डी जस्ट लेफ्ट। ओके, ये आपकी पोजीशन है। नाउ एट दिस पोजीशन वी कैन सी 2 फोर्सेस, 1 रिएक्शन एंड 1 फोर्स। अब देखिए ये फोर्स क्या है, दिस इज राइट अप मीन्स -4.33, दिस इज -4.33 प्लस 5, क्यों, क्योंकि ये राइट डाउन। अंडरस्टैंड। आगे चलो, यहाँ आके खड़े हो जाते हैं, सी के जस्ट राइट पे, ये अपनी नई न्यू पोजीशन है। तो चलिए, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी जस्ट राइट, सी पॉइंट के जस्ट राइट पे खड़े हो, अब क्या दिख रहा है, अभी भी वही 2 फोर्स, एक ये फोर्स दिख रहा है और एक ये रिएक्शन दिख रही है। मीन्स अगेन -4.33 प्लस 5। ओके, अब यहाँ आ जाओ, सी के जस्ट लेफ्ट खड़े हो जाओ, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी जस्ट लेफ्ट, ये आपकी नई पोजीशन है। अब यहाँ पे क्या है, वी कैन सी दीज 3 फोर्स, हम इन 3 फोर्स को देख सकते हैं। सो -4.333 प्लस 5 प्लस 3। ओके, अब लास्ट पॉइंट, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पे खड़े होकर शेयर फोर्स की बात करते हैं। अब देखिए ए पे आप सिर्फ यहीं खड़े हो सकते हैं, इधर तो मूव ही नहीं कर सकते, ए के लेफ्ट हैंड साइड पे तो बीम ही नहीं है, नीचे गिर जाओगे, तो बीम पे ही तो मूव कर सकते हैं ना अपन। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए की बात करते हैं, ये हमारी पोजीशन। अगर मैं इस साइड से देख लूँ तो क्या दिख रहा है मुझे, एक फोर्स दिख रहा है विच इज़ लेफ्ट अप, वो लेफ्ट अप है, मतलब लेफ्ट अप मीन्स पॉजिटिव। सो अगर इधर से देखूंगा तो आंसर क्या आएगा, +3.667, तो इस साइड से भी 3.667 आना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं, -4.333 प्लस 5 प्लस 3, दिस ये वैल्यू क्या आएगी, +3.667 किलो न्यूटन। ओके, मतलब आप चाहे यहाँ देखें चाहे इधर देखें, किसी भी डायरेक्शन में देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं चाहे राइट हैंड साइड देखते हैं, वैल्यू विल रिमेन सेम, कि वैल्यू की जो है वो सेम होती है, शेयर फोर्स की हो चाहे बेंडिंग मोमेंट की हो। ओके, तो अब अपन बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद एक साथ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो चलिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट और कर लेते हैं, ठीक। चलिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन की बात करते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, हेडिंग डालिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। सो बेंडिंग
मोमेंट एट पॉइंट बी। सेम वे जिस तरह से आपने कैलकुलेट शेयर फोर्स किया था उसी तरह से बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बेंडिंग एट पॉइंट बी मीन्स दिस फोर्स गिव्स जीरो मोमेंट एट पॉइंट बी। यहाँ पे खड़े हैं, एक फोर्स दिख रहा है और उस फोर्स की वैल्यू 4.33, बट डिस्टेंस बिटवीन दिस फोर्स एंड दिस पॉइंट इज 0। इस फोर्स की इस पॉइंट से डिस्टेंस 0 है, सो बेंडिंग एट पॉइंट बी इज 0। इस पॉइंट पे बेंडिंग की वैल्यू 0। ठीक, अब डी पे आ जाइए। अब देखिए डी पे जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मोमेंट है। मोमेंट मीन्स फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये फोर्स है, इस फोर्स के आप जस्ट लेफ्ट खड़े हो जाइए चाहे राइट खड़े हो जाइए। दिस फोर्स गिव्स जीरो मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। व्हाई? बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन दिस फोर्स एंड दिस पॉइंट इज 0। तो क्या फर्क पड़ता है लेफ्ट खड़े हों या राइट खड़े हों, वो फोर्स तो 0 मोमेंट देगा। ठीक, तो एक ही पॉइंट पे खड़े होते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज नहीं है, तो एक ही पॉइंट पे खड़े होकर देख लेते हैं। तो चलिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, तो लिख लीजिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। चलिए ये आपकी पोजीशन है। ठीक, क्या दिख रहा है? दिस फोर्स गिव जीरो मोमेंट एट पॉइंट डी, तो अकेला यही देगा मोमेंट। अब ये किस तरह का मोमेंट देगा देखिए, ये बीम इज लाइक दिस। ठीक है, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स क्या करेगा, थोड़ा सा पुश करिए, दिस फोर्स गिव्स, ये कौन सा शेप है, सैग कर रहा है, मीन्स दिस फोर्स गिव्स सैगिंग मोमेंट। ठीक, तो क्या लिखूं मैं, प्लस 4.333 इंटू 2, डिस्टेंस 2 है, इस पॉइंट पे खड़े हैं तो इस पॉइंट से डिस्टेंस आपकी 2। ओके, सो 4.333 इंटू 2, दिस इज बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। ओके, अब आप सी पे आ जाओ, सी पे खड़े हो जाते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर बेंडिंग की क्या वैल्यू होगी उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए ये आपकी पोजीशन है। अब दिस फोर्स गिव्स सैगिंग मोमेंट, ये फोर्स अभी भी सैग करेगा, ये देखिए पुश करिए थोड़ा सा, ये सैग कर देगा, मतलब प्लस 4.333 इंटू 4। ठीक है, 4.333 इंटू 4, और ये फोर्स क्या करेगा देखिए, दिस फोर्स गिव्स हॉगिंग मोमेंट, थोड़ा सा पुश कर दीजिए, ये फोर्स नहीं है। ठीक, हम फोर्स का इंडिविजुअल इफेक्ट देखते हैं कि वो अकेला क्या करता है। ओके, देखिए जब इसके इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं दिख रहा। दिस फोर्स गिव्स हॉगिंग मोमेंट, ये हॉग कर रहा है, मीन्स -5 इंटू 2। ओके, ठीक, चलिए एक लास्ट पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए की बात करते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, अब देखिए अगर मैं इधर से देख लूं, इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, सो दिस फोर्स गिव्स जीरो मोमेंट आउट पॉइंट ए, मीन्स बेंडिंग एट पॉइंट ए इज 0। और वैसे भी वो सिंपली सपोर्टेड एंड है, और सिंपली सपोर्टेड एंड पे हम जानते हैं कि बेंडिंग एंड की वैल्यू 0 होती है। यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, सेम आएगा। देखिए ये क्या करेगा, भी सेक करेगा, सो प्लस 4.333 इंटू 4.333 इंटू 6। ओके, 5 गिव्स हॉगिंग मोमेंट, सो -5 इंटू 4। 3 गिव्स हॉगिंग मोमेंट, सो -3 इंटू 2। ये वैल्यू आई आपके पास, दिस इज 0.-0.002। मैंने तो कहा था 0 आएगा, ये 0.002 क्यों आया? एक्चुअली आपने वैल्यू 4.333 लिया है। ठीक है, आपने रिएक्शन की वैल्यू 4.333 ली है, एक्चुअल वैल्यू इसकी ये, एक्चुअल वैल्यू फोर्स की ये, और आपने कैलकुलेट वैल्यू ली ये, तो कैलकुलेटर जो है वो ये ले लेता है, तो जो एरर आती है वो 0.003 की ये एरर आ गई। अब आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो एरर बड़ी हो जाती है, इसलिए वो 0.00 है। ओके, अदरवाइज सिंपली सपोर्टेड एंड पे बेंडिंग की वैल्यू 0 ही होगी। ओके, तो ये था आपका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। आपने शेयर फोर्स कैलकुलेट किया, बेंडिंग कैलकुलेट किया। अब इसको ड्रॉ और करते हैं कि कैसे ड्रॉ होगा। इन्हीं लाइनों को प्रोजेक्ट कर लेते हैं और ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कैसे ड्रॉ होगा, ड्रॉ करना बताता हूं आपको। इन्हीं लाइनों को अपन नीचे प्रोजेक्ट करते हैं इसी डायग्राम में, और फिर इसको ड्रॉ करते हैं।
ठीक है, ये एक्सेस, इस एक्सेस के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, इसके नीचे नेगेटिव वैल्यू। ओके, अबव दिस एक्सेस टेक पॉजिटिव वैल्यू, बिलो दिस एक्सेस नेगेटिव वैल्यू लेंगे। चलिए, नाउ shear force at point B क्या था? What is the value of shear force at point B? Shear force at point B is नेगेटिव आई थी -4.33, पीछे पलट के देखिए -4.333, सो 4.333 किलो न्यूटन। नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसके नीचे एक्सेस के तो नेगेटिव ही है। नाउ shear force at point D जस्ट राइट क्या आया था? सेम वैल्यू आई थी -4.333, -4.333, सो इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए, दिस इज 4.333। नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था? shear force at point D जस्ट लेफ्ट, वैल्यू कितनी आई थी? -4.33 + 5 मीन्स +0.667 किलोमीटर। तो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, तो जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट को दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। सो दिस इज shear force at point D जस्ट लेफ्ट। इसके बाद किस पॉइंट पे आए थे? C पॉइंट, तो shear force at point C जस्ट राइट इज +667, तो इसको फिर से ज्वाइन कर दीजिए, दिस इज 0.667 किलो न्यूटन। ओके, इसके जस्ट बाद C के जस्ट लेफ्ट ये वैल्यू कितनी आई थी? 3.667, सो इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दीजिए, 3.667 किलो न्यूटन। दिस इज shear force at point C जस्ट लेफ्ट है। जस्ट लेफ्ट को जस्ट राइट से ज्वाइन कर दीजिए, वर्टिकल लाइन से ज्वाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट shear force at point A, तो shear force at point A इज 3.667 किलो न्यूटन, तो ये shear force हो गया। अंडरस्टैंड? तो ये आपका shear force डायग्राम, दिस इज shear force डायग्राम ऑफ दिस बीम। ओके, सिमिलरली हम बेंडिंग डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। बेंडिंग डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा? फिर से वही एक्सेस, एक एक्सेस कंसीडर कर लीजिए, ये एक्सेस हो गया। ओके, और बेंडिंग की वैल्यू क्या थी बी पॉइंट पे? बेंडिंग पॉइंट बी इज 0, सिंपली सपोर्टेड एंड है, 0 ही होगा। बेंडिंग पॉइंट डी, बेंडिंग पॉइंट डी की जो वैल्यू है वो 8.66, तो ये वैल्यू है आपके पास 8.667 किलो न्यूटन मीटर। ये मोमेंट है इसलिए किलो न्यूटन मीटर है। फिर बेंडिंग पॉइंट सी, ये वैल्यू कितनी आई थी? 7.33, दिस इज 7.33 किलो न्यूटन मीटर। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दीजिए। बेंडिंग एट पॉइंट ए 0 है, और यहाँ पे बेंडिंग एट पॉइंट बी 0। सो दिस इज करस्पॉन्डिंग बेंडिंग डायग्राम। ये आपका करस्पॉन्डिंग बेंडिंग डायग्राम, ये करस्पॉन्डिंग बेंडिंग डायग्राम आ गया आपका। ठीक है, ये आपका बेंडिंग डायग्राम। ठीक, तो लोडिंग डायग्राम से shear force डायग्राम, बेंडिंग डायग्राम किस तरह से बनाते हैं समझ में आया? ये बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, आया समझ? अब डिफरेंट लोडिंग की बात करेंगे, यूडीएल लगा के देखेंगे हम क्वेश्चन पे, और फिर उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पे इसी बीम पे यूडीएल लगाएंगे, और यूडीएल लगा के फिर उसका shear force बेंडिंग डायग्राम कैसे देखते हैं वो आपको बताऊँगा। ओके, थैंक्स।